नमस्कार दोस्तों, आज इस सफ़र में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुमाऊँ के आदमखोरों की वो सच्ची और खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि असली शिकारी था कौन, जंगल का जानवर या इंसान खुद। 1900 के दशक की शुरुआत में कुमाऊं के घने जंगल पूर्ण भय का परिदृश्य थे। अलग थलग गांवों में रहने वालों के लिए लकड़ी इकट्ठा करने या फसलों की देखभाल करने जैसे साधारण काम का मतलब था अंधेरे में किसी जानलेवा खतरे का जोखिम उठाना। इस युग के दौरान रिकॉर्ड बताते हैं कि आदमखोर शिकारियों ने पूरे क्षेत्र में 1200 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। इनमें से सबसे खतरनाक चंपावत की बाघिन थी। इस अकेली मादा बंगाल बाघिन को नेपाल और भारत में 436 इंसानों के शिकार का जिम्मेदार माना जाता है, जो इतनी निडरता से शिकार करती थी कि दिन के उजाले में भी लोगों को उनके दरवाजे से उठा ले जाती थी। इस संकट ने प्रभावी रूप से पूरे क्षेत्र को पंगु बना दिया था। आधुनिक राइफलों या मजबूत सुरक्षा के बिना ग्रामीण अपने घरों में फंसे हुए थे और किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जिसके पास जंगल के सबसे घने हिस्सों में जाने का कौशल हो। जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में नैनीताल के हिल स्टेशन में हुआ था। वे कुमाऊं की तलहटी में पले बढ़े, अपनी जवानी जानवरों का पीछा करने, ट्रैकिंग और भारतीय जंगलों की विशिष्ट लय को समझने में बिताई। उन्होंने जंगल की एक विशेष समझ विकसित की। शिकार करने वाले बड़े समूहों पर निर्भर रहने के बजाय कॉर्बेट कान और आंख के जरिए काम करते थे। वे पक्षियों की आवाजों, बंदरों की चेतावनी वाली चीखों और मिट्टी में पंजों के निशान, पगमार्क के हल्के दबाव को समझते थे। जब बढ़ती मौतों का आंकड़ा एक क्षेत्रीय आपदा बन गया तो ब्रिटिश सरकार और स्थानीय ग्रामीणों ने कॉर्बेट का रुख किया। वे मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन पारंपरिक शिकार समूहों के शोर और अराजकता से बचने के लिए अकेले काम करने पर जोर दिया। कॉर्बेट ने इन अभियानों को उन लोगों की सेवा के रूप में स्वीकार किया जिनके साथ वे पले बढ़े थे। उन्होंने इनाम के सभी पैसे ठुकरा दिए और ट्रॉफी, शिकार के प्रतीकों की चाह को भी अस्वीकार कर दिया और अपना ध्यान केवल उन विशिष्ट जानवरों को खत्म करने पर केंद्रित किया जो गांवों में आतंक फैला रहे थे। 1907 से 1938 तक आदमखोरों की रिपोर्ट मिलने पर कॉर्बेट इस क्षेत्र के प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता थे। वे एक अकेले ट्रैकर थे जो अक्सर एक ही जानवर की तलाश में हफ्तों बिता देते थे। इन 3 दशकों में उन्होंने 19 आदमखोर बाघों और 14 तेंदुओं को सफलतापूर्वक ट्रैक किया। उनकी सूची में पनार का तेंदुआ भी शामिल था, जो अपने शिकार करियर के दौरान कई 100 मौतों के लिए जिम्मेदार था। यह वह दौर था जिसे बड़े पैमाने पर और लापरवाह ट्रॉफी शिकार के लिए जाना जाता था, जहां औपनिवेशिक समूह बड़ी संख्या में स्वस्थ जानवरों को मारते थे। कॉर्बेट का दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत था। वे केवल उन्हीं विशिष्ट शिकारियों को निशाना बनाते थे जिन्हें इंसानी शिकार की लत लग चुकी थी। हालांकि इन हत्याओं के लगातार करीब रहने का उन पर भारी असर पड़ा। दशकों तक इन जानवरों को उनके अंतिम क्षणों में देखने के बाद उन्होंने इस बात पर करीब से गौर करना शुरू किया कि वे पहली बार इंसानों का शिकार करने की ओर क्यों मुड़े थे। कॉर्बेट ने अपने द्वारा मारे गए हर जानवर का शारीरिक परीक्षण करना शुरू कर दिया। वे कोई ट्रॉफी नहीं खोज रहे थे, वे एक कारण की तलाश कर रहे थे। उनके निष्कर्षों ने इंसानों द्वारा दी गई चोटों के एक पैटर्न को उजागर किया। कई आदमखोरों के पंजों में साही, पोर्क्यूपाइन के सड़ते हुए कांटे थे या शिकारियों द्वारा चलाई गई खराब निशाने वाली गोलियों के पुराने गैर घातक घाव थे। इन परीक्षणों ने एक प्रणालीगत मुद्दे की ओर इशारा किया, आवास का विस्थापन। जैसे जैसे मानव बस्तियों का विस्तार हुआ, प्राकृतिक शिकार के मैदान सिकुड़ गए। घायल शिकारी जो तेज दौड़ने वाले हिरणों या सूअरों का पीछा करने में असमर्थ थे, आसान शिकार खोजने के लिए गांवों के किनारों पर जाने को मजबूर हो गए। कॉर्बेट एक निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन इसने उनके पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। आदमखोर मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम थे। उन्होंने उन्हें दुखद जीवों के रूप में देखा, जो चोटों और अपने पर्यावरण के विनाश के कारण संघर्ष में धकेल दिए गए थे। 1938 में 63 वर्ष की आयु में ठाक के आदमखोर को मारने के बाद कॉर्बेट ने अपनी राइफल को स्थायी रूप से रिटायर करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना ध्यान लेखन की ओर लगाया और मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का उपयोग करके उस प्रजाति की वकालत की जिसका वे कभी शिकार किया करते थे। उनका उद्देश्य जनता के अंधे खौफ को पारिस्थितिकी तंत्र में बाघ के स्थान के प्रति सम्मान की भावना से बदलना था। मानव सुरक्षा की तत्काल समस्या को हल करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक बचाव डिजाइन करने में मदद की
जैसे कि छोटी हल्द्वानी की सुरक्षा दीवार, जिसने ग्रामीणों और वन्यजीवों को सीधे संपर्क के बिना एक ही क्षेत्र में रहने की अनुमति दी। उन्होंने अपना ध्यान सरकार की ओर भी मोड़ा और 1936 में जंगलों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाने की वकालत लॉबिंग की। वह ट्रैकर जो शिकारी आबादी को कम करने के लिए जंगल में दाखिल हुआ था, उसने अपने करियर का अंत सरकार के गलियारों में उनके सबसे प्रभावी पैरोकार के रूप में किया। 1947 में कॉर्बेट ने अपनी निजी जमीन गांवों के काश्तकारों को सौंप दी और केन्या चले गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन लोगों की उन्होंने रक्षा की थी वे अब आत्मनिर्भर थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित अभयारण्य का नाम उनके सम्मान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। यह पार्क बाघ संरक्षण की आधारशिला बना हुआ है। चूंकि कॉर्बेट ने उनके अस्तित्व की वकालत की थी, इसलिए बंगाल टाइगर अब यहाँ एक संरक्षित वातावरण में शिकार के खतरे से मुक्त होकर फलते फूलते हैं।